हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाला है आपका यूनिट नंबर 5th, जो कि आपका 12 मार्क्स का आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? देखो, पहले समझते हैं कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है। देखो, किसी भी देश का जो कोस्टल एरिया है ना, उससे लगा हुआ जितना भी पानी जिसके ऊपर उस कंट्री के पास पूरी पूरी आज़ादी है कुछ भी करने की, वो टेरिटोरियल वाटर होता है। ठीक है। अब इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक लगा हुआ है। मतलब हमारा जो देश है उससे लगा हुआ जितना भी पानी सी के अंदर, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, वो हमारा टेरिटोरियल वाटर में आता है। ठीक है। और उस पे हमारे पास पूरी पूरी आज़ादी है, हमारी कंट्री के मिनिस्टर्स के पास पूरी पूरी आज़ादी है कि हम कोई सा भी लॉ वहाँ लगा सकते हैं। अब ये बेस लाइन क्या है? बेस लाइन का मतलब होता है जो हमारा कंट्री का वो किनारा है ना, वो उसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो बेस लाइन है, जहाँ पे लो टाइड लाइन अलोंग द कोस्ट, इसे कहते हैं लो टाइड लाइन अलोंग द कोस्ट। ठीक है। और ये जो 12 नॉटिकल माइल वाला जो कंसेप्ट है, ये आर्टिकल 3 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड सी में डिफाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर जो 12 नॉटिकल माइल्स ये है, वहाँ पे सिर्फ हमारा पानी पानी नहीं आता, उसके ऊपर जो पूरा आसमान है वो भी आता है, नीचे जो पूरा सी है वो भी हमारा कवर होता है। मतलब पानी के नीचे जो जमीन है ना, वो भी इसमें कवर होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं। तो पहला तो यही है कि इंडिया के पास पूरी पूरी आज़ादी है यहाँ पे कुछ भी करने की, और इसमें पूरा सरफेस वाटर, एयर स्पेस, और नीचे का जो पानी के मतलब पानी का जो सरफेस वाटर है उसके नीचे का जो लैंड है वो भी आता है। और इंडिया यहाँ पे अपना कोई भी जो लॉ है वो लगा सकती है, कोई दिक्कत है नहीं। कस्टम से रिलेटेड, माइग्रेशन के रिलेटेड, सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंडियन कस्टम वाटर। देखो, इंडियन कस्टम वाटर का मतलब है जो एरिया हमारा 12 नॉटिकल माइल से कॉन्टिगियस जोन तक एक्सटेंड हो रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 12 नॉटिकल माइल मतलब आगे के 12 नॉटिकल माइल नहीं, इसमें इंडियन टेरिटोरियल वाटर भी आता है और उसके आगे का 12 नॉटिकल माइल भी आता है। तो टोटल 24 नॉटिकल माइल ये कवर करता है बेस लाइन से। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हमारा इंटरनल वाटर जैसे हार्बर, रिवर, क्रीक, मैरीटाइम वाटर, तो सब कुछ इसमें कवर होता है। मतलब मैरीटाइम वाटर से कॉन्टिगियस जोन तक ये कवर करता है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसका पर्पस और जुडिरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम कोई भी स्मगलिंग वगैरह प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी नारकोटिक्स आ रहा है या कोई वेपन लेके आ रहा है, यहाँ से हथियार वगैरह अगर स्मगलर हो रहे हैं, तो वो हम प्रोहिबिट कर सकते हैं। कोई भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी इलीगल, उसे भी हम यहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का सर्च अरेस्ट हम इस एरिया में कर सकते हैं। देन आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है हमारा, वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। ठीक है। और इसमें इंडिया के पास पूरी सोवर्निटी नहीं है। हाँ, इसमें इंडिया के पास पूरी सोवर्निटी नहीं है, सिर्फ कुछ सोवर्निटी है। जैसे कि यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो निकाल सकते हैं इसमें से, जैसे फिशिंग कर सकते हैं, ऑयल ड्रिलिंग, गैस एक्सट्रैक्शन, माइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना सकते हैं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा हाई सी। हाई सी जो है वो इंटरनेशनल वाटर कहलाता है। मतलब जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके आगे का जो एरिया है वो हाई सी कहलाता है, और ये बियॉन्ड आवर जुडिरेक्शन है। मतलब इसमें सारी कंट्रीज इक्वल है, यहाँ पे हमारा कोई राज नहीं चलता, सारी कंट्रीज का इक्वल राज चलता है। ठीक है। यह सारे स्टेट के लिए ओपन है, और चाहे वो कोस्टल हो या लैंडलॉक हो, डजेंट मैटर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ द इम्पोर्ट। पहले तो समझते हैं टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट तुम्हें कहती है कि अब तुम्हें टैक्स दे देना चाहिए, तुम्हारी जो लायबिलिटी है टैक्स की वो अराइज हो जाती है। ठीक है। अब देखो, गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर टैक्सेबल इवेंट अलग से निकालते हैं, बट हम पढ़ रहे हैं कस्टम एक्ट, इसके अंदर अलग चीजें अप्लाई होती है। पहले हम पढ़ते हैं कि अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो उस केस में हमारा टैक्सेबल इवेंट कब शुरू होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंपोर्ट हमारा बिगिन कब होता है और एंड कब होता है। देखो, जैसे ही इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है वो क्रॉस करा, शिप ने, जो भी शिप ला रहा है हमारा सामान, उसने इंडिया का टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, हमारा इंपोर्ट शुरू हो गया। शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ। खत्म कब होगा? जब कस्टम अथॉरिटी होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस दे देगी, तब ये खत्म होगा। ठीक है। ये हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में है।
देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि शुरू तब होता है जब इंडिया में एंट्री हो जाती है और ख़त्म तब होता है जब बिल ऑफ एंट्री पास करके आपका कस्टम डिपार्टमेंट घर के यूज़ के लिए वो गुड्स आपको दे देता है। वैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है, देखो इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं आता। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारा जीएसटी में कवर होता है, बट मैं सिर्फ बता देती हूँ कि सर्विसेज का इंपोर्ट तब होता है जब आपको सर्विस मिल गई होती है, बस इतना ख़त्म। अब आगे चलते हैं, हमारा आ जाता है कस्टम ड्यूटीज़। अब पहली हमारी कस्टम ड्यूटी है, हाँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी। देखो बेसिक जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। इसका कोई ऐसा एम नहीं है कि किसी को प्रोटेक्ट करे, किसी को बड़ा संभाले या कोई इलीगल के खिलाफ कुछ करे। बस बेसिक है कि भाई अगर कोई भी सामान इंडिया में आ रहा है, कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है, कोई भी गुड्स, तो उस पर बेसिकली लग जाती है ताकि हम रेवेन्यू कमा सकें। और ये हमारा कस्टम एक्ट 1962 के अंदर और कस्टम टैरिफिक एक्ट 1975 के अंदर इसका जुडिरेक्शन दे रखा है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तब आप इसे रोक के डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो सारे गुड्स पे लगती है जो भी इंपोर्ट हो रहा है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू जनरेट करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना और रेगुलेट करना इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, देखो वैसे मैं यहाँ सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, आप जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन है वो अपने वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि पहले हम एक्सेसिबल वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो हम वैल्यूएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारी एक्सेसिबल वैल्यू है उस पर एप्लीकेबल रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। अब इसे पहले ना एग्जाम्पल से समझो। मान लो चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, वो बना रहा है खिलौने, टॉय बना रहा है। अब एक जो खिलौना है, मान लो पीपी वाली गाड़ी है, वो उसके यहाँ बिकती है 100 रुपये की, बट वो हमारी कंट्री में उसे बेच रहा है 40 रुपये की। तो ये क्या हुआ, ये एंटी डंपिंग हुई। मतलब वो सब एक्सपोर्ट कर रहा है इतनी सारी गाड़ियां हमारी कंट्री में, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे, इवन उतने कम प्राइस पे जो उसके घर पे भी नहीं बिकती है, या फिर जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम पे। और इसका एम क्या है कि वो इंडिया का जो मार्केट है वो कैप्चर करना चाहता है और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हैम्पर करना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने डंपिंग का मीनिंग लिखा है। डंपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई और अगर कंट्री है वो हमारी कंट्री के अंदर लोअर प्राइस पे, लोअर देन इट्स डोमेस्टिक प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम पे सामान बेच रही है, जिसका मेन एम क्या है कि मटेरियल इंजरी पहुंचाना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। अब इसकी जो लीगल प्रोविजन है, ये प्रोविजन सेक्शन 9A के अकॉर्डिंग कस्टम टैरिफिक एक्ट ऑफ 1975 के अंदर ये लगाई जाती है। इसका पर्पस होता है कि अगर ऐसा कोई काम कर रहा है, कोई फॉरेन एक्सपोर्टर ऐसा काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को कोई भी इंजरी से प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इम्पोज कब कब केसेस में इम्पोज की जाती है। सबसे पहले तो अगर ये प्रूफ हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रूफ हो गया कि भाई डंपिंग हो रही है तब, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई डर है या ऐसी कोई मटेरियल इंजरी या तो हो चुकी है, मटेरियल इंजरी मतलब कोई भारी नुकसान हो चुका है या फिर हो सकता है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इसे इन्वेस्टिगेशन करने की कि भाई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी के पास है। देन आ जाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होती है। देखो वैसे इससे तो कैलकुलेशन आनी नहीं है, कैलकुलेशन मेजरली आपका जो वैल्यूएशन चैप्टर है उससे आएगी, बट माइन्यूट कैलकुलेशन जैसे थोड़ा बहुत आ सकता है, तो इसलिए मैंने जो भी इसमें एग्जांपल्स थे या बुक में भी इंक्लूड थे वो इंक्लूड कर दिए। हम डंपिंग मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। डंपिंग मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, आपकी जो नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू मतलब चाइना के यहाँ पे जो वो गाड़ी 100 रुपये की बिक रही थी, तो वो 100 रुपये जो है वो नॉर्मल वैल्यू है। और एक्सपोर्ट प्राइस मतलब इंडिया में जो वो लेके आया 50 रुपये की, तो वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट प्राइस। तो हमारी डंपिंग मार्जिन कितना हुआ, 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50, हमारा डंपिंग मार्जिन हो गया 50 का। अब इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 5 साल तक लगाया जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर बाद में अगर लगता है कि दिक्कत हो रही है तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कि बाद में अगर हाँ अभी भी ज़रूरत है तो एक्सटेंड। ये पूरे सारे फीचर्स मैंने एक साथ लिख दिए। अब आ जाता है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी का एम होता है हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसी नहीं होती, ये थोड़ा अलग होता है। अब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जब अचानक से ही किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, बस किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें खतरा है, तो
हम ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देते हैं। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अलाउ कर रखी है कि आप लगा सकते हो सेफ गार्ड ड्यूटी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन 8B के अकॉर्डिंग ऑफ द कस्टम टैरिफिक एक्ट लगाया जाता है, ठीक है। और इसे इन्वेस्टिगेट करने की जो अथॉरिटी है वो फिर से डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडी के पास है। और किन किन कंडीशन में लगाया जाता है, अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का जिसकी वजह से सीरियस इंजरी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हो रही है, तो हमें लगा देते हैं। ये अप टू 4 साल लगाया जाता है पहले तो, और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 8 साल तक। 8 साल से ज़्यादा इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और इसे धीरे धीरे ना रिड्यूस किया जाता है, मतलब पहले 12% लगाएंगे, फिर हर साल धीरे 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 रिड्यूस कर देंगे, ताकि जो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो एडजस्ट कर पाए। टेम्परेरी रिलीफ होता है ये, ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट बना सके। अब इसके की फीचर्स भी मैंने यहाँ लिखते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। देखो, प्रोटेक्टिव ड्यूटी का एम भी यही होता है कि ये जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनसे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जो ऊपर वाली ड्यूटी थी सेफ गार्ड ड्यूटी, वो टेम्परेरी बेसिस पे थी, बट प्रोटेक्टिव ड्यूटी हमारी परमानेंट बेसिस पे होती है। और इसका लीगल फ्रेमवर्क भी हमारा फिर से कस्टम टैरिफिक एक्ट 1975 ही है। इसका एम भी यही है कि प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को और ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करना। अब यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश देखते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी के बीच में। देखो, जो हमारी प्रोटेक्टिव ड्यूटी है वो जनरल प्रोटेक्शन है, नॉर्मल, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे नहीं, परमानेंट है। बट सेफ गार्ड ड्यूटी परमानेंट प्रोटेक्शन है। ये जनरली परमानेंट ही होती है। सेफ गार्ड ड्यूटी हमारी 4 से या 8 साल तक लगती है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी में कोई मतलब ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि पहले इन्वेस्टिगेट करो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। बट सेफ गार्ड ड्यूटी में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। और इसके अंदर जो प्राइस या वॉल्यूम है इम्पोर्ट का, वो इररेस्पेक्ट होता है, मतलब उसमें हम प्राइस या वॉल्यूम देखते ही नहीं इम्पोर्ट का। बट यहाँ पे हम जो प्राइस है जो इंजरी कॉज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है, वो देखते हैं। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं अपना वैल्यूएशन चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं अपना वैल्यूएशन चैप्टर। देखो, इसी चैप्टर से आपके सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वैल्यूएशन के। और वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे आपको कराऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो शुरू करते हैं। जो कस्टम वैल्यूएशन है उसमें 2 तरह की वैल्यू निकाली जाती है। पहली होती है हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू और दूसरी होती है हमारी टैरिफिक वैल्यू। हमें पढ़नी है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू भी एक इंपोर्ट के केस में होती है और एक्सपोर्ट के केस में होती है। दोबारा गुड न्यूज़ ये है कि हमारे में सिर्फ इंपोर्ट आ रहा है, तो हमें सिर्फ इंपोर्ट वाली पढ़नी है, एक्सपोर्ट वाली पढ़नी नहीं है। देखो, इंपोर्ट के केस में जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी कोस्ट इंश्योरेंस फ्रिट्स, CIF। अब CIF वैल्यू कैसे निकलती है वो हम अभी देखेंगे, बट ये भी देख लो, एक्सपोर्ट के केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो फ्री ऑन बोर्ड्स, FOB वैल्यू होती है, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि FOB वैल्यू क्या होती है। अब आप पूछोगे FOB वैल्यू क्यों पढ़ा रहे हो, जो पढ़ानी नहीं है। अरे भाई रुको, CIF वैल्यू तभी निकलेगी जब FOB वैल्यू निकल जाएगी। तो FOB वैल्यू एक तरीके की एक टर्मिनोलॉजी है जो डिस्क्राइब करती है कि जो सेलर है उसने बायर को जो सामान है वो पकड़ा दिया है, मतलब बायर को जो ऑनरशिप है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामान की वो ट्रांसफ़र करती है। अब FOB वैल्यू निकलती कैसे? सबसे पहले जो भी सामान है उसकी कितनी लागत आई, जो सामान मतलब जो एक्सपोर्टर है उसने सामान बनाया होगा। मान लो मैं एक्सपोर्टर हूँ, तुम इम्पोर्टर हो, मैं तुम्हें सामान बेच रही हूँ, मैं हूँ USA की और तुम हो इंडिया के, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी जो कॉस्ट आई होगी फैक्ट्री में सामान बनाने की वो, फिर उसके बाद अब कॉस्ट से तो काम नहीं चलेगा, मैं अपना प्रॉफिट भी ऐड करूंगी, उसके बाद इसमें प्रॉफिट ऐड होगा। फिर लोडिंग अनलोडिंग, मतलब अपने फैक्ट्री में लोड करते टाइम पोर्ट पे पहुंचाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जो लगे होंगे ना, ये वो वाले लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं। तुम्हारे पोर्ट पे उतारते टाइम जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगे होंगे वो नहीं है, ये ध्यान से सुन लो। देन मेरी कंट्री से एक्सपोर्ट करते टाइम जो फ्रिट्स लगे होंगे, मतलब मेरे एक्सपोर्टिंग कंट्री के जो फ्रिट्स लगे होंगे वो, और एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट से इंपोर्टर मतलब मेरी फैक्ट्री से एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, मतलब मेरी फैक्ट्री से मेरी कंट्री के पोर्ट तक पहुंचाने के लिए जो फ्रिट्स लगे होंगे वो भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। देखो, मैंने ना जो भी सारी चीज़ें ऐड हो सकती थी वो सब इसमें एक एक करके खोल के लिख दी है। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सारी चीज़ें दे रखी होंगी, हो सकता है क्वेश्चन में ना तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट दे दी हो, थोड़ा बहुत ही ऐड ऑन करना हो। बट मान लो अगर ड्यू है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सब कुछ खोल के लिख दिया इसमें। अब आ जाता है CIF वैल्यू। जो FOB वैल्यू है
उसमें जब हम फ्रिट्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इंश्योरेंस ऐड कर देते हैं, उसके अलावा मेनली तो देखो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस ही मेजर न्यूमेरिकल्स में दे रखा है, मैंने जो न्यूमेरिकल्स देखे थे, बट लाइट चार्जेस वगैरह या शिपिंग डिमर्जर्स भी कभी कभी आ जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है तब हमारी निकल के आती है CIF वैल्यू। अब शिपिंग डिमर्जर्स चार्जेस क्या होते हैं, देखो कंटेनर यूज़ करने का ना एक टाइम लिमिट दिया जाता है सबको कि इतने टाइम तक आप एक कंटेनर यूज़ करते हो, बट अगर आप बियॉन्ड दिस टाइम लिमिट कंटेनर को यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब आ जाता है हमारा ये नोट, ये सारे नोट मैंने एक साथ इस चार्ट में समराइज कर दिए हैं ताकि समझ ईजी आ जाए। देखो इन नोट्स में मैंने क्या लिखा था कि अगर आपको एक्चुअल फ्रिट्स दे रखे हैं, दो केस हैं आपके, वेसल्स मतलब शिप के केस में और एयर मतलब जो हवाई जहाज आते हैं सामान ले लेके उनके केस में। अगर आपको एक्चुअल फ्रिट्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन कोर्स एक्चुअल दे रखी है तो आपको वेसल्स के केस में तो वही ले लेनी है, बट अगर एयर का केस है, वो क्वेश्चन खुद बताएगा कि किसका केस है। अगर एयर का केस है ना तो आपको डायरेक्टली ये लेनी नहीं है, आपको पहले चेक करना है कि ये 20% ऑफ FOB है या उससे कम है, क्योंकि अगर 20% ऑफ FOB से ज़्यादा है तो आपको उससे ज़्यादा लेनी नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्रिट्स है एयर के केस में वो या तो 20% ऑफ FOB हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 20% ऑफ FOB निकालोगे, जो वैल्यू आएगी वो ऐड कर दोगे अगर आपके जो फ्रिट्स हैं वो 20% ऑफ FOB से ज़्यादा दे रखे हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट केस, अगर आपको फ्रिट्स दिए हुए ही नहीं है, मान लो वेसल्स का केस है या एयर का केस और आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हुए ही नहीं है और आपको FOB आपने निकाल रखा है, तो आप क्या करोगे, 20% ऑफ FOB निकालोगे और ऐड कर दोगे। ठीक है, दोनों के केस में, वेसल्स के भी और एयर के भी। अब आ जाता है इंश्योरेंस के केस में, अगर इंश्योरेंस के केस में आपको एक्चुअल इंश्योरेंस दे रखी है तो वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं दे रखी तो आपको क्या करना है, FOB का 1.125% निकालना है दोनों केसेस में और ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि FOB कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, CIF फाइंड करने के लिए हमें FOB में ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस ऐड करना होगा। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और फ्रिट्स अगर नहीं दे रखा है तो कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब FOB कैसे निकालते हैं, देखो FOB की वो सारी मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी, आप तो अब बोलोगे ना कि FOB का इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे दिया और फिर से बता रही है कि FOB कैसे निकालते हैं। वो फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला था, उसके बाद कुछ जो एडजस्टमेंट है जो रूल 10A ने बताए हैं वो आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, पहला क्या, आपको कमीशन और ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, जैसे कॉस्ट ऑफ कंटेनर है, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है, वो सब इसमें ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लो मैंने जो सामान, आप मेरे थोड़े रिश्तेदार टाइप थे, तो मैंने आपको जो सामान बेचा वो मैंने कुछ सस्ते दाम पे बेच दिया, या मैंने उसमें से कुछ की जो वैल्यू थी वो आपसे ली नहीं, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट पे आपको दे दिया या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, लेकिन जो हमारी जो इंडियन अथॉरिटी है वो कहती है कि अरे तुम्हारा रिश्तेदार था तो उसमें मैं क्या करूं, मैं तो अपना पूरा कस्टम लूंगा। तो वो क्या करते हैं, उस वैल्यू का FOB वैल्यू निकालने के लिए आपने जो भी रिड्यूस कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको कोई सामान दिया है ना मैंने, उसकी वैल्यू भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो वैल्यू भी अगर ऐसे आपको कोई दे रखी है तो आपको ऐड करनी है। फिर अगर कोई इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट या आर्ट वर्क सर्विस होती है आउट ऑफ इंडिया, ये हटा दो, इसे काट दो, आउट ऑफ इंडिया अगर कोई ऐसी सर्विस हो रही है तो वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर इंडिया में हो रही है तो ऐड नहीं करनी है, अगर इंडिया से इंजीनियरिंग सर्विस हो रही है तो ऐड नहीं करनी, इंडिया के बाहर कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रॉयल्टी और लाइसेंस फी है, अब ये रॉयल्टी और लाइसेंस फी क्या होती है, मैंने आपको सामान तो दे दिया बट मैंने कहा कि अगर आपको ये सामान अपनी कंट्री में बेचना है तो आपको मुझे 5% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ये 5% जो रॉयल्टी है मतलब पेमेंट मेड फॉर राइट टू डिस्ट्रीब्यूशन और रीसेल इंपोर्ट, ये भी ऐड होगा आपकी FOB वैल्यू में। फिर अगर मैंने आपको सामान बेचा और देन अगर आप कोई सामान वो आगे बेचते हो, जैसे मैंने आपको सामान बेचा 100 रुपये का, ठीक है, इंपोर्ट कर आप इंपोर्टर हो, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने आपको सामान बेचा 100 रुपये का। अब अगर आप आगे वो सामान किसी को बेचते हो 110 120 का, तो उसका कुछ परसेंट जो है वो मुझे आएगा, भले मेरे को आपने पैसे दे दिया ऑलरेडी, बट स्टिल उसका कुछ परसेंट मुझे वापस भेजा जाएगा, तो वो भी ऐड होता है एक्सेप्ट डिविडेंड, डिविडेंड को छोड़ के। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि राम ने गुड्स बाय किए शाम से जिसकी वैल्यू थी देखो 1 लाख, ठीक है,
एट अ टाइम ऑफ सप्लाई 50,000 की बात हुई थी, प्रॉमिस किया 50,000, लेटर ऑन कुछ दिया, ये अलग से नोट है, सॉरी दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, दिस इज नोट अलग से, कि अगर आपका कोई पेमेंट रह जाता है ना और बाद में आप देने वाले होते हो तो भी वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इट्स नॉट एन एग्जाम्पल। जब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पे, मैं थोड़ा एडिट कर दूंगी इसके अंदर। इसके अलावा भी अगर इम्पोर्टेशन से पहले कोई भी आपका पेमेंट होता है या कोई भी एक्सपेंस होती है तो हम उसे ऐड कर देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेशन के बाद अगर कोई एक्सपेंस हो रही है तो उसे ऐड नहीं करते, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक यहाँ पे नोट दे रखा है कि अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है, ठीक है, आपको सिर्फ एफओबी वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन में और कुछ कहा नहीं है, और एडजस्टमेंट दे रखे हैं 10A के, 10A1 के, मतलब रूल जो अभी हमने सारे एडजस्टमेंट दिए, तो आपको यही मानना है कि ये एडजस्टमेंट एफओबी वैल्यू में हो नहीं रखे हैं, अभी आपको करने हैं, ठीक है। देन ये कन्वर्जन रेट, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो आपको क्या होगा, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में होता है वो दो कंट्री हैं अलग अलग, दोनों की करेंसी अलग अलग होगी, तो आपको क्या होगा, कुछ जो क्वेश्चन जो कुछ फिगर्स दे रखी होंगी वो दूसरी कंट्री के, मतलब दूसरे उसमें दे रखी होंगी, मान लो यूएस से हूँ तो डॉलर में दे रखी होगी, और कुछ जो है वो रुपीस में दे रखी होंगी, तो उस टाइम पे आपको कन्वर्जन रेट देखना पड़ेगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन को भारी बनाने के लिए उसमें कई सारे कन्वर्जन रेट होंगे, तो आपको सीबीआईसी वाला कन्वर्जन रेट ही लेना है, उसमें आरबीआई वाला फलाना ढिकाना बहुत सारे दे रखे होंगे, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। देन आ जाते हैं हैंडलिंग चार्जेस। देखो पहले हैंडलिंग चार्जेस कुछ टाइम पहले, अभी कुछ टाइम पहले हैंडलिंग चार्जेस जो थे वो सीआईएफ वैल्यू में, वो एक्सेसिव वैल्यू में ऐड होते थे, मतलब एक्सेसिबल वैल्यू में हैंडलिंग वो लैंडिंग चार्जेस ऐड होते थे, उसके बाद हमारी सीआईएफ वैल्यू आती थी। बट अब क्या हो गया, नई नोटिफिकेशन के हिसाब से लैंडिंग चार्जेस नहीं ऐड होते और सीआईएफ वैल्यू और एक्सेसिव वैल्यू इक्वल हो गई है। देन आ जाते हैं आपका नेक्स्ट नोट, मान लो आपके पास ना इंश्योरेंस की वैल्यू दे नहीं रखी, तो मैंने आपको क्या बताया था, एफओबी का 1.125% ले लो, बट अगर आपको एफओबी की वैल्यू भी नहीं दे रखी, बट आपको एफओबी और फिट्स की वैल्यू दे रखी है, तो कुछ नहीं करना, आपको एफओबी और फिट्स की वैल्यू का ही 1.125% लेना है। सेम केस इसके साथ है, फ्रिट्स के साथ, कि अगर आपको फ्रिट्स की वैल्यू निकालनी है बट आपको एफओबी वैल्यू भी नहीं दे रखी, बट एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखी है, तो 20% कर लो इसी का, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आ जाता है आपके लाइटरी चार्जेस के रिगार्डिंग नोट। ये कहता है कि अगर आप जो है वो बेसिक से कैलकुलेट कर रहे हो, बेसिक मतलब जो मैंने बताया था सीआईएफ एफओबी निकाली, फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन, अगर बेसिक से कैलकुलेट कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप डायरेक्टली 20% कैलकुलेट कर रहे हो फ्रिट्स वाला केस में, तो आपको ये अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेटली कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब मैंने जो आपको सब कुछ बताया ये सारा, वो रूल 3.1 था, लेकिन अगर इस रूल के हिसाब से आपकी वैल्यू नहीं निकलती है तो आपके पास रूल 4, 5, 6, 7, 8 है जो हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब आपने सामान ऐसा कुछ मंगा लिया जी बहुत ही खतरनाक सा, जिसकी जो वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू वो निकल नहीं पा रही, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू ले लेती है। आइडेंटिकल गुड्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल ही माइनर डिफरेंस होता है, आपके और उस आइडेंटिकल गुड्स में बिल्कुल माइनर डिफरेंस होगा, वरना बिल्कुल सेम होगा सारी चीज़ों को लेके, तो वो इसकी वैल्यू ले लेती है, ठीक है। देन आ जाते हैं, अगर आपकी आइडेंटिकल वैल्यू भी कोई नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, रूल 5 के हिसाब से आपकी सिमिलर गुड्स की वैल्यू ले ली जाएगी। सिमिलर गुड्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल सेम तो नहीं होते, बट उनके जो करेक्टरिस्टिक होती है और फंक्शन होता है वो सेम होता है, मतलब आप उसकी जगह पे, वो क्या होता है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, मतलब एक की जगह पे दूसरे को यूज़ किया जा सकता है, इंटरचेंजेबल होते हैं वो, ठीक है, तो उनकी वैल्यू ले ली जाती है। अब रूल 6 कहते हैं कि अगर आप रूल 3, 4, 5 जो ऊपर पढ़ा उनके हिसाब से वैल्यू नहीं निकाल पाते तो आप रूल 7 और 8 अप्लाई करोगे, बट जो इंपोर्टर है वो प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि पहले वो 8 अप्लाई कर दे बिफोर द 7। वैसे तो क्रॉनिकल ऑर्डर में चलता है कि पहले 3, फिर 4, 5, 6 और फिर 7, बट ये कह सकता है कि पहले 8 अप्लाई कर दो, 7 मत करो, तो ये हो सकता है। अब रूल 7 क्या है, रूल 7 जो है उसका नाम है डिटेक्टिव वैल्यू। इसमें क्या होता है, जो हमारी रीसेल यूनिट है ना, इंपोर्ट करी हुई आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स की, उसका ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी जो हमने अनरिलेटेड पर्सन को भेजी है। अब ये ग्रेटेस्ट अनरिलेटेड क्वांटिटी क्या होती है, मान लो मैंने जो इंपोर्ट करा था वो 2000 क्वांटिटी का करा था, अब मैं वो पूरी 2000 क्वांटिटी किसी एक इंसान को तो बेचूंगी नहीं, मैंने एक इंसान को बेची वो 1500, एक को बेची 50, एक को 100, एक को 350, तो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट जो क्वांटिटी मैंने बेची वो 1500 हुई, तो इस क्वांटिटी को ले लिया जाएगा,
ठीक है, इस क्वांटिटी की जो यूनिट प्राइस थी, मतलब इन 1500 क्वांटिटी जो मैंने बेची, मान लो मैंने बेची है 1500 क्वांटिटी कि नहीं, कितने की, मान लो 15,000 की बेचती, तो 15,000 डिवाइड बाय 1500, एक क्वांटिटी कितने की होगी, एक यूनिट कितनी होगी, 10 रुपए की। तो वो हम प्राइस यहाँ पे ले लेंगे, फिर उसमें से जो भी प्रॉफिट, कमीशन या जनरल एक्सपेंस थी वो माइनस करेंगे। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, मतलब फ्रिट्स और इंश्योरेंस थी वो माइनस करेंगे। अगर कोई कस्टम ड्यूटी थी वो सब माइनस करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक्सेसिबल वैल्यू आएगी, ये हमारी यूज होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला रूल नहीं लगाना तो रूल आ जाता है 8 पे। ये क्या कहती है, कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब यहाँ हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, वहाँ हम क्या कर रहे थे, पीछे से ऊपर जा रहे थे या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जो कॉस्ट, मटेरियल, अदर चीज़ यूज़ हुई है इस प्रोसेस में वो लगा लेंगे, फिर जो भी प्रॉफिट या जनरल एक्सपेंस है उसको ऐड कर लेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रिट्स को ऐड करके जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी पूरी वैल्यू होगी। ठीक है, अब कोई कोई केस होता है जहाँ पे आप जो वैल्यू डिक्लेयर करते हो उसको प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है। क्या, मान लो मैंने जो सामान मंगाया, मैं बोल रही हूँ कि इस सामान की वैल्यू जो है वो 2,000 रुपये है, बट ऐसा ही सामान किसी और ने भी मंगाया था सेम टाइम पे, ठीक है, और कंपेरेबल क्वांटिटी थी उसकी, और वो जो सामान आया वो 50,000 का है। तो देख रहे हो 2,000 50,000 कितना सिग्निफिकेंट हायर वैल्यू है। तो इस केस में आपकी वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला है, एबनॉर्मल डिस्काउंट या एबनॉर्मल रिडक्शन, तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई एक स्पेशल डिस्काउंट मिला है जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिव एजेंट्स के लिए है, मतलब सिर्फ आपके लिए है, तो ये तो चीटिंग है ना। एक्सक्लूसिव एजेंट्स मतलब तुम्हारे लिए क्यों होगा, तो इस केस में भी तुम्हारी वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर तुमने गुड्स के बारे में कुछ चीज़ें छुपाई हैं या कुछ पैरामीटर उसके नहीं बताया, तो उन दोनों केस में भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या आपके जो डॉक्यूमेंट है वही फ्रॉड है, तो सिंपल है भाई, फ्रॉड कर रहे हो तुम, तो आपकी वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी पढ़ा है ना ऊपर, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए आपको कई सारे रेट दे रखे होंगे। ठीक है, कि जो बिल ऑफ एंट्री वाला दिन था उस दिन जो रेट था बेसिक कस्टम ड्यूटी का वो ये था, एंट्री इन वर्ड वाला ये था, और ऐसी एक्सचेंज रेट के केस में कई सारे रेट दे रखे होंगे। तो आपको कौन सा रेट लेना है, देखो, अगर आपका केस है वेसल्स का, वेसल्स मतलब शिप वगैरह का केस है, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई या जिस दिन आपका शिप आया, इन दोनों में से जो लेटर देर से हुआ काम, वो वाला रेट ऑफ ड्यूटी आप ले लोगे। ठीक है, अगर आपका एयरक्राफ्ट का केस है, एयरक्राफ्ट का केस का मतलब क्या होता है कि हवाई जहाज वाला केस है या फिर व्हीकल वाला केस है, तो उस केस में जिस दिन आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई या जिस दिन वो एयरक्राफ्ट या व्हीकल अराइव हुआ, उन दोनों में से जो भी काम लेट हुआ उसका ले लोगे। और रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या आता है, डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री वाला ही रेट ऑफ एक्सचेंज लोगे, और CBIC वाला रेट ऑफ एक्सचेंज लोगे। कभी कभी क्या करते हैं कि डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री पे भी 2-3 रेट ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं, एक RBI वाला, एक CBIC वाला, तो आपको CBIC वाला लेना है और बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग वाला रेट लेना है। इसके साथ अगर आप करोगे नोट्स को पढ़ने के बाद तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से होंगे। आपका यूनिट 5 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊं तो कमेंट कर देना, मैं सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी कैटेगरी के आते हैं वो सब करा दूंगी। और हाँ, मैं देख रही हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे यार, इतनी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। मेरे खुद के ये नोट्स हैं, मैंने इतने अच्छी मेहनत से बनाए हैं। खुद का भी भला करो, दोस्तों का भी भला करो, वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने बहुत देखा बच्चे आते देख के चले जाते, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते। भाई गद्दारी मत करो, लॉयल बनो थोड़ा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।